हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलिटी। लक्ष्मीकांत की बुक को कवर करेंगे, ठीक है। और ये सीरीज आगे तक कंटिन्यू चलेगी हमारी, ठीक है। तो इस इन लेक्चरों में हम पढ़ेंगे पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक, ठीक है, जो कि सभी एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल होती है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें फर्स्ट चैप्टर देखते हैं जैसे, ठीक है। तो इसमें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होता है, ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे ना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं हम, ठीक है। कि हमारी जो हिस्ट्री है वो क्या क्या, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था तो हमने देखा था कि जो पहले कि कैसे जो हिस्ट्री थी उसने कैसे इन्फ्लुएंस करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो चलिए, जैसे हमें हमें पता है, ठीक है, कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो 1600 में आते हैं, ठीक है, एज ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में। मतलब क्या होता है, जो 1600 में एक क्वीन होती है जिसका नाम होता है रानी एलिजाबेथ, वो एक लंदन की विक्टोरिया होती है, तो वो एक फरमान इशू कर देती है, ठीक है। और वो बोलती है कंपनी को कि आज से तुम ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी कि अफ्रीका से आप जो है ईस्ट इंडिया, यानी कि केप साउथर्न का जो ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप है, वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से आप आज से अगले 15 साल के लिए ट्रेड करोगे। तो 1765 में, ठीक है, इस तरीके से विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, फर्स्ट। फिर 1765 में क्या होता है, जो कंपनी है ना वो प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस होती है। अभी तक तो सिर्फ कंपनी सिर्फ ट्रेड करने के लिए यहाँ आती है, और एक टाइम ऐसा होता है कि 1765 में जो कंपनी है वो सिर्फ यहाँ ट्रेड करने के लिए आती है। और अब 1765 का एक ऐसा टाइम होता है जो कंपनी के जितने भी इंडिया के जो भी राइट्स वगैरह होते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी वगैरह, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल करते थे वो ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे खुद करती थी। यानी कि जो पार्लियामेंट का ऑल वर्क्स जो था गोज इनटू द हैंड ऑफ कंपनी, ठीक है। उसके बाद जो हम पहले बंगाल की बात करते हैं, तो वो बंगाल, अगर हम बंगाल को देखते हैं तो हमारे जो माइंड में एक पिक्चर इमेजिन करते हैं हम कि जो वेस्ट बंगाल है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय का जो बंगाल था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और प्रेजेंट डे बांग्लादेश से मिलकर के उस समय पूरा की पूरा बंगाल बनता था, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने अपना करियर एक टेरिटोरियल पावर की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और 1858 में हमें पता है कि एक सिपाही म्यूटिनी होती है जिसमें ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट होता है और कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15 1947। और ये रूल जब तक चलता रहता है जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती, 15 अगस्त 1947 तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फिर, विद इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के साथ साथ केम द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की भी जरूरत पड़ी। हैंस ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करी गई। उसी तरीके से 1946 में एक एम एन रॉय के द्वारा ये जो असेंबली थी ये फॉर्म करी गई थी। एम एन रॉय के एम एन रॉय ने ये मतलब जो असेंबली थी इसको फॉर्म करी थी, ठीक है। तो उसके बाद वेरियस फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन ब्रिटिश रूल। तो बहुत सारे इवेंट्स हुए ब्रिटिश रूल के टाइम पर दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और वो गवर्नमेंट को फंक्शन कर रही थी, डायरेक्ट कंट्रोल कर रही थी एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश इंडिया में जो कंपनी थी। तो दीज इवेंट्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही जो इवेंट्स है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इन हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को मेंटेन करते हुए ही क्रिएट करा गया था, ठीक है। उसके बाद फिर दो हेडिंग्स आती हैं, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है। ये टाइमलाइन देख लीजिए यहाँ से, 1773 टू 1858 की टाइमलाइन होती है और सेकंड टाइमलाइन होती है 1858 टू 1947। जो ये वाली टाइमलाइन होती है 1773 टू 1858 की जो टाइमलाइन होती है इसको बोलते हैं कंपनी रूल, यहाँ से स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। और इस वाली टाइमलाइन को बोलते हैं जो 1858 टू 1947 होती है, इसको बोलते हैं क्राउन रूल। और ब्रिटिशर्स इसको ऐसे बोलते थे ब्रिटिश राज, ठीक है। और उन ब्रिटिश राज, ठीक है, इस तरीके से उसको बोलते थे। फिर आता है कंपनी रूल। अच्छा, मैं आपको पहले एक दो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि क्या हुआ था हमारी हिस्ट्री में, दो इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स हुए थे। जैसे एक तो हुआ था 1757 में, 1757 में एक हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो नवाब के साथ अगेंस्ट, जो नवाब है वो फाइट करते हैं, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फाइट करते हैं अगेंस्ट नवाब। तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। उसके बाद फिर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव होता है और शाह आलम सेकंड की लड़ाई डिफीट होती है आपस में। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है वो सालम शालम टू को डिफीट कर देते हैं, और उसके बाद डिफीट करने के बाद उसी से एक फरमान इशू कर लेते हैं, और वो बोलते हैं कि आज से जो भी दीवानी राइट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास होंगे। तो जितने भी दीवानी राइट्स थे, ठीक है,
इस इंडिया के, वो सारी के सारी किसके पास हो गए थे, अब ब्रिटिशर्स के पास चले गए थे। ठीक है। उसके बाद जो आता है, फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो जो ये एक्ट था, ये अपने आप में बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल इंपोर्टेंस था। ठीक है। और ये एक फर्स्ट स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया था, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया में। जो भी अब जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, जो कि क्या करते थे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते वो ही अब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू बनाए जाते थे इंडिया में। और इसको फर्स्ट टाइम एक पॉलिटिकल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की तरह शो किया गया कंपनी की। ठीक है। और ये मतलब पॉलिटिकल फंक्शंस को भी देखती थी और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। मतलब यहाँ पे जिस तरीके से आज इंडिया के अंदर पार्लियामेंट होता है, इसी तरीके से ये वहाँ पे वर्क करने लगे। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे, जो भी रूल्स जो बना रही थी इंडिया के लिए, वो वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म कर रही थी। तो इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की, और यहीं से ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो फाउंडेशन स्टार्ट होती है इंडिया के अंदर। अब इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं, जैसे कि जो गवर्नर होते थे बंगाल के, उनको एक टाइटल दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की तरह। और अब यहीं से ही एक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मैंने बताया था जो ये बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, ये बिहार, उड़ीसा, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, इस तरीके का हुआ करता था। और इसकी एक अपनी 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। और जो भी और इसके 2 मेंबर्स इसके सबॉर्डिनेट हुआ करते थे। ये कुछ लाइक इस तरीके से है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे गवर्नर जनरल हो गए बंगाल के, और इसके ऊपर ये रिपोर्ट करते थे, मतलब इसके ये सीओडी को करते थे इस रिपोर्ट, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये रिपोर्ट करते थे। और इनके नीचे 2 सबॉर्डिनेट हुआ करते थे, एक तो गवर्नर ऑफ मद्रास का और एक गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद यहीं से ही जो यही सारा प्रोसेस है, जो ये गवर्नर गवर्नर और ये गवर्नर की 4 मेंबर्स की जो काउंसिल है, इसको ही हम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बोलते हैं, और इसको ही गवर्नमेंट बोलते हैं, इसको ही पार्लियामेंट, और यहीं से ही लॉ फॉर्म हो रही थी इंडिया के लिए। ठीक है। तो ये बता दिया। उसके बाद जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज थी, इस तरीके से ये सबॉर्डिनेट में रहती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अब ये था कि पहले तो अलग अलग एरिया के गवर्नर हुआ करते थे, अब मतलब एक गवर्नर जनरल हुआ करेगा सिर्फ में, और उसके जो सबॉर्डिनेट होंगे वो मद्रास और बॉम्बे के। अनलाइक अर्लियर व्हेन द थ्री प्रेजेंटिव वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। अब यहीं से ही सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट होती है कैलकाटा 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और उसके साथ 3 अदर जजेस होते हैं। 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। ठीक है। और फिर उसके बाद जो इसमें 1773 में मना कर दिया था, जो भी सर्वेंट्स होंगे कंपनी के, वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, और ना ही कोई प्रेजेंट और ब्राइब्स को लेंगे, यानी कि वो गिफ्ट वगैरह भी वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और जो कंपनी की ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, वो इंक्रीज हो रही थी, दैट कंट्रोल कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। ठीक है। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस तरीके से बोलते हैं, गवर्निंग बॉडी होती थी कंपनी की, जो कि जो सीओडी थी, यानी कि जो कंपनी की जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो रिवेन्यू के मैटर में उन्हें रिपोर्ट करेंगे। सिविल और मिलिट्री अफेयर्स यहाँ पे अब सिर्फ सीओडी देखेंगे। ठीक है। जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो रिपोर्ट करेंगे ऑन इट्स रिवेन्यू पर। सिविल अफेयर्स देखेंगे यहाँ, और मिलिट्री अफेयर्स देखेंगे। अब हमने यहाँ से 4 चीज सीखी। इससे क्या क्या थी पहले, कि हमने देखा जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल रहे हैं, और जो जो फर्स्ट सच गवर्नर जनरल जो हुए थे बंगाल के, उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर। सेकंड हमने देखा था जो बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी थे, वो सबॉर्डिनेट थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, और यहीं से ही सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हो रही है कैलकाता के अंदर 1774, जिसमें सिर्फ एक चीफ जस्टिस है और 3 अदर जजेस से मिलकर के कंप्राइज हो रही है। उसके बाद जो सर्वेंट्स हैं, ये इतना वो इंपोर्टेंट नहीं है, पर हाँ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जो सर्वेंट्स हैं वो कंपनी के वो इंगेज नहीं होंगे किसी भी प्राइवेट ट्रेड में। ठीक है। और यहाँ पे जो सारे की सारा कंट्रोल था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, एक गवर्निंग बॉडी वो करती थी कंपनी की, जो कि रिपोर्ट करेगी रिवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स। उसके बाद अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जो भी डिफेक्ट्स रेगुलेशन से, ठीक है, उनको उनमें सुधार लाने के लिए एक 1781 का एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू इस अमेंडिंग एक्ट को पास किया गया, जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको हम बोलते हैं। इनके क्या क्या फीचर्स हैं, पहला है कि जो गवर्नर जनरल है, जो मैंने यहाँ पे आपको ये वाला प्रोसेस बताया, ये सारा प्रोसेस ही यहाँ पे आता है कि इट exempted the governor general and the council from the jurisdiction of the supreme court for the acts done by them in their official capacity। इसमें मतलब ये था कि jurisdiction की बात करी है, कि जो jurisdiction है वो यहाँ पे गवर्नर जनरल को कंट्रोल नहीं करेगी और उसकी काउंसिल को कंट्रोल नहीं करेगी। उन्होंने मना कर दिया कि इट आल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम ऑफ देयर ऑफिशियल एक्शंस। ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने देखना बोल दिया कि वो जो जजेस हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इस इनमें इंटरफेयर नहीं करेगी, गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के बीच में जो
बॉडीज हैं इनमें इंटरफेयर नहीं करेगी, और ना ही रिवेन्यू मैटर के अंदर किसी भी तरीका इंटरफेयर करेगी jurisdiction of the Supreme Court. फिर it provide that the Supreme Court was to have jurisdiction over, मतलब इन्होंने बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए इसकी जो jurisdiction है वो इसलिए प्रोवाइड करी गई है कि जो भी इनहेबिटेंट्स मैटर्स हैं कलकत्ता के उन सभी को देखे। और इट आल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉस ऑफ द डिफेंडेंट्स, और इसको इसलिए प्रोवाइड करा गया कि जो भी लॉज ऑफ डिफेंडेंट्स है उनको पर्सनल लॉ उनको देखे, जैसे हिंदूज को इस तरीके से देखे, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग देखे, और मुस्लिम्स को इस तरीके से उन्हें ट्रीट करे अकॉर्डिंग टू मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है इट लेट डाउन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इसने बोला कि जो अपील्स हैं, जो भी अपील्स ले जाएंगी प्रोविंशियल कोर्ट से, वो सारी की सारी गवर्नर जनरल इन काउंसिल ले सकते हैं, ठीक है। और अपील तो कर सकते हैं गवर्नर जनरल से एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। इट एम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स, और इसके पास पावर है गवर्नर जनरल काउंसिल में टू फ्रेम करना रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए एंड काउंसिल्स, ठीक है। अब गवर्नर जनरल ही यहाँ पे रेगुलेशंस बना रहा है प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट्स, ठीक है। ये जो पिट्स है ना, ये इनका फुल नाम है विलियम पिट्स, ठीक है। और ये एक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, जो ये विलियम पिट्स थे ये एक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है हमारा 1784 का। इसमें क्या था कि जो भी हमारे पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस थे उनको अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोल दिया गया कि तुम जो है वो कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करोगे, और एक न्यू बॉडी को इसी 1784 से क्रिएट करा गया जो कि है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स को, लेकिन जो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कमर्शियल अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक जो न्यू बॉडी फॉर्म करी गई है वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगी। इसी तरीके से एक सिस्टम को एस्टेब्लिश करा गया। अब यहाँ से ही एक सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ डुअल गवर्नमेंट का, ठीक है। यहाँ से दो गवर्नमेंट बन गई, आप जैसे कि देख सकते हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब है यहाँ पे कि जो भी ऑपरेशंस होंगे सिविल अफेयर्स के एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रिवेन्यूज पे और ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ठीक है, इन सब को देखभाल करेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके बाद है दस द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट, और यहीं से ये एक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है दो रीजन से। पहला कि कंपनी टेरिटरीज इंडिया में कंपनी मतलब इंडिया के अंदर ब्रिटिश टेरिटरी ना होते हुए भी जो ब्रिटिशर्स थे वो पोजेशन हो रहे थे इंडिया के अंदर, ब्रिटिश पोजेशन है इंडिया में, ठीक है। और फॉर द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, और सेकंड इसलिए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया, कंपनी का था ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल, और कंपनी अफेयर्स कर दी थी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के अंदर। अब आते हैं एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। तो ये जो था दो तीन चीज़ों से, पहला कि यहाँ पे हमने देखा पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस डिफरेंस कर रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। न्यू बॉडी का क्रिएशन हो रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और का मतलब होता है सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट वगैरह और रिवेन्यूज, ठीक है। उसके बाद 1786 में अब क्या होते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंटेड करा जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। उनकी एक दो डिमांड्स थी यहाँ पे। पहला वो चाहते थे यहाँ पे कि उनको सारी की सारी पावर उन्हें दे दी जाए, ठीक है, सिर्फ सिंगल उन्हें ही पावर हो, ठीक है। सेकंड ये थी कि ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ, और उन्हें कमांडर बना दिया जाए, मतलब चीफ कमांडर बना दिया जाए, ठीक है। और अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वाज इनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविंसेस, और इसीलिए ही ये एक्ट बना गया इन दोनों प्रोविंसेस को बनाने के। अब देखते हैं क्या होता है जो फीचर्स हैं इस एक्ट के 1793 का। इसमें होता है कि इट जो ओवरराइडिंग पावर थी ना लॉर्ड कॉर्नवालिस की, उनको एक्सटेंड कर दिया गया काउंसिल से, और जो फ्यूचर गवर्नर जनरल थे उनको, और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज, ठीक है, उनको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दे दी, और कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। अब यहाँ पे ही गवर्नर जनरल को ज़्यादा दे दी पावर। अब वो ही क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट हुआ करती थी ना गवर्नमेंट के, जो हमने देखे थे ये वाला प्रोसेस कि यहाँ पे अलग अलग होंगे इनके सबऑर्डिनेट, अब यहीं पे ही क्या होगा कि यही इन्हें ट्रीट करा करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इनको ही पावर है, ठीक है। उसके बाद इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अच्छा ये देखो, ये ना चार्टर एक्ट आते थे, ये मतलब इस तरीके से मतलब फिक्स था कि हर 20 ईयर्स के बाद, हर 20 ईयर्स के बाद चार्टर एक्ट आएंगे जो कि कंपनी के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स या फिर उनके लिए
वो लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद कमांडर इन चीफ, जैसे मोनोपोली को बढ़ा दिया था अगले 20 सालों के लिए, अब कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी मेंबर। अब ये बोल दिया गया है इस एक्ट में, जो भी कमांडर इन चीफ हुआ करेंगे वो गवर्नर जनरल नहीं हो सकती, और ना ही उनकी कोई काउंसिल होगी, या सिर्फ एक हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। या तो कमांडर इन चीफ हो, या फिर जो मेंबर्स या गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, मतलब सिंगल हुआ करेंगे, अलग हुआ करेंगे, उनके पास कोई भी वर्क नहीं होगा। इट ले डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रिवेन्यूज। अब इसी तरीके से क्या हो रहा था कि जो भी, अब ये पता है क्या कर रहे थे ये, ब्रिटिश मतलब इंडिया के रिवेन्यू, इंडिया से रिवेन्यू कलेक्ट करके ही, और इंडिया के लिए सामान, इंडिया के लिए इंडिया का सामान ले जाते थे, इंडिया के पैसे भी यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, और वहां से फिर रॉ मटेरियल को दे करके फिर सेकेंडरी मटेरियल को यहाँ से कलेक्ट करते थे। अब वही वाली बात होगी, जैसे आपसे कोई फोन खरीदे और आपसे कोई 20,000 रुपए भी ले ले, और फिर आपको वही फोन आपसे 5,000 रुपए में ले ले, तो आपका फोन भी गया और आपके पैसे भी गई। आपको सिर्फ 5,000 में, उससे 5,000 रुपए में वो आपसे सिर्फ फोन ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। अब यही यहाँ से देखना एक चीज, यहाँ से अब क्या हो रहा है कि जो भी मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो, हाँ, वो खत्म हो गई थी, एंड हो गई थी। सिर्फ किस किस में बची थी, एक तो चाइना में और एक टी में, ठीक है। चाइना के साथ उनकी मोनोपोली बढ़ी थी ट्रेड में, और एक टी में सिर्फ बची हुई थी, बाकी की अब यहाँ पे एंड कर दिया गया। ये तो बोल तो रहा है, इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स, हाउएवर इट कंटिन्यू द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। इट asserted the sovereignty of the British crown over the company's territory in India। अब यहाँ से देखते हैं कि जो कंपनी का जो क्राउन है वो ओवर हो गया है, और ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे पूरा की पूरा सॉवरेन हो गया है, कंपनी की टेरिटरीज जो है इंडिया में वो ओवर हो गई है, अब यहाँ पे क्राउन सोवरेन हो गया है। और थर्ड है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो इंडिया आ रहे थे लोगों में एनलाइटनिंग करने के लिए, ठीक है। उनसे बोला जा रहा था क्रिश्चियंस फैलाने के लिए रिलीजन्स, ठीक है। और यहाँ पे एक वेस्टर्न एजुकेशन भी ये प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया के अंदर, जैसे कि 1 लाख रुपीज भी इन्होंने प्रोवाइड करे थे, ठीक है। 1 लाख रुपए यहाँ पे दिए थे इन्होंने। इट अथोराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस। अब क्या था, लोकल गवर्नमेंट्स को इन्होंने ऑथराइज करा कि इंडिया में जो कि टैक्सेस लगा सके लोगों पर, और उन्हें पनिश किया जा रहा था, जो जो लोग, जो पीपल्स टैक्सेस को पे नहीं कर रहे थे, अब उनको पनिश किया जा रहा था यहाँ पर। तो ये जो लॉ है वो 3-4 चीज़ों से इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले कि कंपनी की टेरिटरी, जो जो कंपनी ट्रेड करी थी इंडिया में, उसकी जो मोनोपोली है वो सारी चीज़ों के साथ खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, सिर्फ 2 चीज़ों के साथ बचती है, एक तो ट्रेड में, और सॉरी एक तो टी में और एक चाइना में। अब यहाँ से देखते हैं हम, जो ब्रिटिश क्राउन है वो यहाँ से सॉवरेन एसेटेड होता है, यानी कि सॉवरेन हो जाता है, और जो कंपनी की टेरिटरी है इंडिया में वो खत्म हो जाती है, यानी कि उसका जो रूल है वो अब यहीं से ही ओवर होगा, ठीक है। वैसे ओवर ही है यहाँ से देखा जाए तो। अब क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे इंडिया में और एनलाइटनिंग द पीपल्स, और 1 लाख रुपए प्रोवाइड करे गए थे वेस्टर्न एजुकेशन के लिए। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो यही था फर्स्ट स्टेप जो टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में। एक पहला कदम था जो सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ा ब्रिटिश लोगों का इंडिया में, ठीक है। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से क्या कर दिया, अब उन्हें एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। वाइस रॉय का टाइटल जो हम देंगे आगे जाके। तो इन्वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल, इनके पास ही सिविल एंड मिलिट्री पावर्स जो भी होंगी सारी की सारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होंगी। और इसको फर्स्ट टाइम को के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग ऑथोरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरियाज पजेस्ड बाय द ब्रिटिश। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ठीक है। अब जो भी पूरा की पूरा एंटायर टेरिटोरियल एरिया था वो ब्रिटिश के द्वारा परचेस कर लिया गया, ठीक है। इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे हैं और मद्रास हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, हमने देखा था ना यहाँ पे कि इनकी अलग अलग लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ठीक है। इसमें इस तरीके से है ये वाला, जो भी, जो जो ये 2 सबॉर्डिनेट्स थे ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जो 4 मेंबर्स थे वही एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है। अब यहाँ से अलग अलग कर देंगे इनको। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन, जो गवर्नर जनरल हैं इंडिया के, उनको एक एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई, ठीक है, एंटायर ब्रिटिश इंडिया। और लॉ में अंडर द जो लॉ प्रीवियस एक्ट के थ्रू बनाए जाते थे उन्हें बोलते थे रेगुलेशन, और जो लॉ पास होते थे, बिल पास करने के बाद जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं उन एक्ट्स को हम बोलते हैं एक्ट्स, ठीक है। अंडर दिस एक्ट this was called acts। अब it ended the activities of the ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की वो एंड हो गई, कमर्शियल बॉडी भी यहाँ से प्योरली खत्म हो गई थी, एंड हो गया पूरा की पूरा। अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को, मतलब इसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर्म कर दी गई। कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया
वर हेल्ड इन ट्रस्ट ऑफ हिज फॉर हिज मेजेस्टी हिज हर एंड सक्सेसर। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 यहीं से बात करता है, जो हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो यहीं से ही मांग स्टार्ट होती है उसकी, कि एक ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जाए सिलेक्शन सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन के लिए, और जिसके अंदर इंडियंस भी, बट यहाँ पे तो बोला गया था कि इंडियन शुड नॉट बी डिविएट फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, लेकिन इंडियंस को वहाँ पे नहीं, इंडियंस उस सर्विस में एम्प्लॉय नहीं हो सकते थे, मतलब ठीक है, अंडर द कंपनी, ठीक है। हाउएवर दिस प्रोविजंस वाज नेगेटिव, इसी तरीके से ये नेगेटेड हुआ और इसका अपोजिशन हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, ठीक है। मतलब हमने यहाँ से देखा, एक तो ओपन सिविल सर्विसेज की बात हो रही है, और कंपनी की जो कमर्शियल बॉडी है वो सारी की सारी एंड हो रही है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर्म हो रही है यहाँ से। और हमने देखा कि गवर्नर जो है ये 1833 की बात हो रही है, और जो ये पेपर में आते हैं कि ये वाली जो सेंटेंस दे देंगे तो ये कब आया था, कौन से चार्टर एक्ट के थ्रू आया था, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। उसके बाद हमने देखा, ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं, और यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया की, ठीक है। उसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यहाँ से ही स्टार्ट होता है आपका ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज। ओपन कंपटीशंस का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए, कि इंडिया नहीं आ सकते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स के ही मेंबर्स होंगे सिर्फ। दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज चार्टर एक्ट। अब यहाँ से ये लास्ट सीरीज है चार्टर की, ये फिनिश हो जाएगी। इट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। अब क्या था, जो फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थे गवर्नर जनरल के, उनको अलग अलग कर दिए गए। पहले क्या थी कि इन्हीं चार लोगों की गवर्नर जनरल, यहाँ से देखो, ये जो गवर्नर जनरल थी और प्लस में देखो दिखाते हैं हम आपको, यहाँ से जो गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, और प्लस में 4 मेंबर की जो काउंसिल है, ठीक है, इनको ही हम लेजिस्लेटिव फंक्शंस बोलते थे, यही एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को फॉर्म करती गई। अब यहाँ से इनके जो फंक्शंस हैं उनको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। अब 6 न्यू मेंबर्स, मतलब इस तरीके से होते थे कि अलग अलग लेजिस्लेटिव में 4 मेंबर्स होंगे, और सॉरी एग्जीक्यूटिव में 4 मेंबर्स, और लेजिस्लेटिव में 6 मेंबर्स को ऐड और कर दिए जाएंगे, कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द काउंसिल। और एस्टेब्लिश सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी अलग कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहीं से ही जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी शुरुआत यहीं से ही होती है। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, जो कि अब इंडियन और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। अब ये लॉज यहाँ से ये ही बनाएंगे, अलग तो होगी एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का मतलब है कि लेजिस्लेटिव का मतलब है कानून जो बनाया है, ठीक है, जो लॉ बना रहे हैं, मतलब जो बिल होते हैं हमारे वो पहले लोकसभा से पास होते हैं, फिर राज्यसभा से पास होते हैं, फिर जब वही लॉ पार्लियामेंट वो प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो वही एक्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब उन एक्ट को जो इम्प्लीमेंट कराते हैं उन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो लागू कराते हैं उनको एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बोलते हैं। तो आया यहाँ से समझ। तो दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट की तरह ये वर्क करती थी, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह। फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड स्पेशल फंक्शंस गवर्नमेंट को दिए गए, रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरीज लेके गए, स्पेशल प्रोसेसेस को अब यहाँ से इंट्रोड्यूस करा गया ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब यहीं से ही सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए बात की गई। और कोविड-19, पहले यहाँ से देखो, पहले सिविल सर्विसेज को बोलते थे कोविडेंट सिविल सर्विसेज, ठीक है, याद रखना। और 1854 द कमिटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज को इंडियंस भी अब यहाँ से अपॉइंटेड होंगे, 1854 में इसकी बात की गई, ठीक है। और अकॉर्डिंगली द मेकाइली कमिटी के थ्रू यही ओपन कोविडेंट थ्रू ओपन टू इंडियंस आल्सो अकॉर्डिंग टू द मेकाइली कमिटी। अब कंपनी के रूल को और एक्सटेंड करें एंड अलाउ इट रिटेन द पोजीशन ऑफ ब्रिटिश ऑन ट्रस्ट द ब्रिटिश क्राउन। इट डिड नॉट स्पेसिफाई एंड पार्टी। अब क्या था कि जो अब पहले तो हमने फिक्स कर दिया था एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए चार्टर आते थे, अब यहाँ से ये खत्म कर दिया गया कि जो भी कोई भी एक्ट, ये जो चार्टर वगैरह फरमान कहे जाएंगे, अब ये कोई भी टाइम पीरियड के लिए फिक्स नहीं है, ठीक है, यही बता दी गई, नॉट स्पेसिफाई एनी पार्टिकुलर पीरियड के लिए प्रीवियस चैप्टर्स के जैसे, अनलाइक प्रीवियस चार्टर की तरह, ठीक है, नहीं होंगे, ठीक है। तो दिस वाज द क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनी रूल कुड बी टर्मिनेटेड, कंपनी के रूल को हटा दिया गया, और एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक्ड। अब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करे गए लोकल रिप्रेजेंटेशन आनी स्टार्ट हो गई इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में।